साथियों, कांग्रेस मैनिफेस्टो के सामाजिक न्याय से डरी भाजपा। कांग्रेस के सामाजिक न्याय जैसे जाति जनगणना, 30 लाख पदों पर भर्ती, 50% की आरक्षण सीमा को खत्म करने की घोषणा से भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब उनके पास क्या है। जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो बाहर आया है, बीजेपी की दुविधा बढ़ गई है, इसलिए अपना घोषणा पत्र नहीं ला पा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जननायक राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सोच है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो अन्याय, दुख और पीड़ा जननायक राहुल गांधी जी के सामने रखा गया, उसकी पूरी झलक घोषणा पत्र में देखी जा सकती है। भाजपा का 2024 में 400 पार नहीं, बहुमत भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन्हें कांग्रेस के न्याय पत्र घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। मैं बताता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये क्यों बौखलाए हुए हैं। हम राज्यवार देखते हैं, ज़्यादातर राज्यों में कांटे की टक्कर हो रही है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा फंसती जा रही है। दिल्ली की 7 सीटें पहले भाजपा ने जीती थी, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है और भाजपा 7 की 7 सीटें हार रही है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बिल्कुल सुधार की गुंजाइश नहीं है। तेलंगाना में 17 सीटों में से 4 बीजेपी ने 2019 में जीती थी और 3 हमारी आई थी। इस बार हमारी वहाँ सरकार है और लोकसभा में भी हम अच्छा करेंगे। कांग्रेस के सामाजिक न्याय की नीति से भाजपा इसलिए भी डरी है कि जब पिछड़ों को मंडल कमीशन द्वारा आरक्षण दिया गया था तो उसके विरोध में श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल यात्रा निकाली थी। उन्हें डर है कि अब पिछड़ा जागरूक हो गया है, इसलिए कहीं इनका पिछड़ा विरोधी चेहरा न उजागर हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने 2006 में पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया था। भाजपा ने इसका भी जमकर विरोध किया था। यह भी दुर्भाग्य है कि जिन पिछड़ों के हक का विरोध भाजपा ने किया था, वही पिछड़ा कमंडल का खेवनहार बन गया है। जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% हटाने की बात से भाजपा बौखलाई है। जो इतनी नफरत करते हैं वह भला कांग्रेस के समावेशी घोषणा पत्र को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। संविधान खत्म करने की बात भाजपा नेता करते ही रहते हैं और 400 पार के नारे के पीछे भी यही षड्यंत्र है। बीजेपी की नीतियां और घोषणा पत्र दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाने की ओर ढकेल रही है। मुस्लिम समाज की भागीदारी सरकारी नौकरी और शिक्षा में नहीं के बराबर है, फिर भी हिंदू मुस्लिम का झूठा मुद्दा खड़ा कर रखा है। 30 लाख नौकरी पक्की की बात से बीजेपी बौखला गई है, जबकि अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख नौकरी न दे सकी। देश का युवा पीएम मोदी से जवाब न मांगे, इसलिए मुस्लिम लीग की हवा खड़ा कर रखा है। अब हम बात करते हैं अपने मैनिफेस्टो की।
भाजपा वालों को कहाँ से इसमें मुस्लिम लीग की बू आती है। युवा न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? इसके अंतर्गत पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार, भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे, पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां, नारी न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? इसके अंतर्गत महालक्ष्मी, हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए, आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण, शक्ति का सम्मान, आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, 2 गुने सरकारी योगदान से, अधिकार मैत्री, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में, किसान न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? इसके अंतर्गत एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले के साथ कर्ज माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग, फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में बीमा भुगतान का पैसा ट्रांसफ़र, किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी, जीएसटी मुक्त खेती, श्रमिक न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? इसके अंतर्गत श्रम का सम्मान, दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपये मनरेगा में भी लागू, सबको स्वास्थ्य अधिकार, 25 लाख का हेल्थ केयर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी, शहरी रोजगार गारंटी, शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, हिस्सेदारी न्याय की बात करना क्या मुस्लिम लीग है? इसके अंतर्गत गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती, आरक्षण का हक, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटा के SC ST OBC को आरक्षण का पूरा हक, SC ST का सब प्लान की कानूनी गारंटी, जितनी SC ST जनसंख्या उतना बजट यानी ज़्यादा हिस्सेदारी, जल जंगल जमीन का कानूनी हक, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला, अपनी धरती अपना राज, कांग्रेस उन बस्तियों को अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। कांग्रेस का सामाजिक न्याय जीतेगा, भाजपा के पूंजीवाद और सांप्रदायिकता की हार होगी। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि न्याय और लोकतंत्र की इस लड़ाई में हमारे साथ बने और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन
के उम्मीदवारों को बढ़ चढ़ करके वोट दें और जिताएं। Heartiest greetings to my brothers and sisters. As a devoted Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, I stand before you to seek your support and trust for Shri Narendra Modi ji and Bharatiya Janata Party in the general elections of 2024. 10 years ago, you placed your trust in BJP and Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership. With your trust and support, the nation has seen a massive transformation over the last 10 years. While development attained an unprecedented speed and scale, a significant transformation has also happened in terms of mindset. Today, our youth are speaking of creating Viksit Bharat by 2047 as a goal that is attainable, as a milestone that will certainly be reached. The nation is confident on its journey of becoming self-reliant Atmanirbhar Bharat. This is a big change from the atmosphere of desperation and frustration that the nation had experienced in the decade prior to 2014 due to the corruption, policy paralysis and misrule by the government of those times. We have gone from a nation that was in the fragile 5 to a nation that is one of the top 5 economies of the world. The most important facet of this progress is that the fruits of development have reached everyone, especially those who needed it the most. The mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas has guided our actions. The nation's growth has been powered by the victory of 25 crore people in the battle against poverty. Those are people who had suffered decades of deprivation of even basic necessities. Today, not only are they benefiting from our saturation approach in basic needs like bank accounts, gas connections, toilets, water, electricity, etc., but they are also being empowered with new age facilities like optical fiber connections, digital solutions and drones. The nation's growth has come from socio-economic transformation seen in the lives of women, farmers, fisher folks, street vendors, small entrepreneurs, SC, ST and OBC communities. They are being directly empowered through the power of technology such as the JAM Trinity. Farmers have been a backbone of our nation's progress, whether it is historic MSP hikes, massive rise in procurement or making fertilizers available to our farmers inexpensively despite globally high prices. Direct income support through PM Kisan, safety net of Fasal Bima, renewed focus on millets, expanded access to local and global markets. A number of steps have been taken to empower them. Our Annadatas are also becoming Urja Datas due to PM Kusum scheme. Empowered by our beach se bazaar tak approach, our farmers have done wonders for the country. The nation's growth has been fueled by our focus on Vikas and Virasat. Bharat has been setting new benchmarks in growth of both ecology and economy. The nation's growth has been fueled by achievements of our youth, who have not only dared to dream big, but also worked to realize those dreams in variety of domains such as space, sports and startups. In the last 10 years, my friends, whether it is education, employment or entrepreneurship, crores of new opportunities have been created for our youth. Friends, as we think of our nation's journey today, I seek your attention to the reason behind these transformative changes. We have everything that is needed to make our society prosperous and our nation a developed country by 2047. Our natural resources are vast and comprehensive. We have mineral wealth, long coastline, abundant sun and rain, great perennial rivers, temperate climate and clean air. We have a long civilizational heritage of learning, inventing, manufacturing and building. Our people have skills that create music out of stone. Our talent is recognized all over the world, whether in technology or medicine, in journalism or academics, in sports or creativity.
we have had all these advantages even when we achieved independence from the colonial rule. Then why did we remain still a developing country for 75 years? What was holding us back was a mindset cultivated by centuries of colonial rule, followed by narrow political motives. That mindset has changed in the last decade. The last decade has brought new confidence in our country. We have witnessed changes that reflect how a change in mindset can bring about a huge difference. We have achieved in a short decade more than what we could do in long decades before. There are examples of this self-confidence in every sector of our life and every section of our society, including 51 crore people in our financial system, constructing 4 crore houses for the poor families, constructing highways at 28 kilometers a day and constructing railway tracks at 14.5 kilometers a day, revitalizing our heritage sites, installing record solar capacity, and many more examples from every sector demonstrate this change in mindset. The contrast is clear, my friends. In the past, our thinking was limited to hand pumps. Now we think of supplying water to every home in the country, and in a short period we execute this mammoth project to reach 14 crore households. In the past, we debated on which decades-old technology should we import. Now we develop our own Vande Bharat train, and in a short period we start manufacturing and rolling out this complex machine. In the past, we limited our mindset to maintaining equal distance from all powerful countries. Now, friends, we embrace all nations and still keep our country's interests at the forefront, and we demonstrate this by the unanimous Delhi Declaration in G20. Today we can think big. Today we can execute complex projects. Today we can dream of leading the world in sectors that we choose to. Today we can develop technologies at par with the best in the world. Friends, today our young country is well placed to achieve its rightful place in the world. How did this mindset change? The mindset of thinking small changed because you placed your trust in a decisive leader, Shri Narendra Modi ji, in 2014. The mindset of thinking big settled in because you decided to fulfill your dreams by giving an even bigger mandate to Shri Narendra Modi ji in 2019. Our country steadily climbed from 11th position to 5th position because you chose a decisive leadership. You have witnessed the transformation in the last 10 years, and we have a comprehensive vision for the next 25 years. In the next 5 years, we will take our nation into the top 3 economies of the world. We will launch a final and decisive assault against poverty, open up newer avenues of growth in various sectors, further intensify our battle against corruption, unveil the next generation of reforms, and take a number of pro-people decisions and actions. So, friends, come out, create a new history in the general elections of 2024, because the course of history will change when you cast your vote for Shri Narendra Modi ji, because the future of our children will be secured when you press the button on the lotus symbol and vote for the Bharatiya Janata Party. Vande Mataram. भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला,
रांची में रिक्शा खींचने में बीजी बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से साबू, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के 140 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं अरुण सिंह, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री और मोदी के परिवार का एक सदस्य, आप सभी जनता जनार्दन से लोकसभा चुनाव से संबंधित पार्टी के विचार साझा करने के लिए विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। भाइयों एवं बहनों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में सबसे महत्वपूर्ण आहुति देने यानी मतदान कर देश के प्रधान सेवक को चुनने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में किसान, महिला, नारी, युवा सहित पूरे देश को बढ़ चढ़ करके मतदान करना है। लेकिन यह ध्यान रहे, ईवीएम में अपना मत देने से पहले आपको कैसी सरकार चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर तेजी से चलाने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ अपने परिवार के लिए सत्ता का सपना देखने वाली सरकार चाहिए? भाइयों एवं बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में चौमुखी विकास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े हाईवे से लेकर के गांव तक सड़कों का जाल फैलाना, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ने से लेकर के जलमार्ग पर सड़कों का भारी निवेश करना और रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण से लेकर के हाईटेक तकनीक का उपयोग, यह सभी मोदी सरकार के विकसित भारत की परिकल्पना के लिए प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी जानते हैं कि विकसित भारत की इमारत की नींव मजबूती इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत ढांचा से ही हो सकता है। उन्होंने विगत 10 वर्षों में तेजी से इसके लिए काम किया है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले आप सबको मालूम है कि केवल 25,700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। वहीं मोदी सरकार 10 साल के कार्यकाल में लगभग 55,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। 2014 तक देश में महज 78 ही हवाई अड्डे थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक में 71 नए हवाई अड्डे बने हैं और आज हवाई अड्डों की टोटल संख्या 149 हो गई है। आज देश के कोने कोने तक हवाई जहाज का नेटवर्क कनेक्टिविटी फैला है। उड़ान यानी उड़े देश का हर नागरिक योजना के अंतर्गत देश के छोटे शहरों को भी हवाई कनेक्टिविटी से सुनिश्चित की गई है। 2014 में भारत के पास केवल 400 विमान थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 313 नए विमान भारत के बेड़े में जोड़े गए हैं। आज भारत के पास 713 विमान हैं। 2014 में देश के कुछ ही हवाई अड्डे विश्व स्तरीय हुआ करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सरकार के कुशल कार्य प्रणाली के कारण देश के कई हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए गए हैं। मित्रों, 2004 से लेकर 2014 तक महज 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कें बनाई जाती थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सड़क निर्माण की गति को लगभग 2.5 गुना बढ़ाया गया, यानी 28 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क का निर्माण हो रहा है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, सड़कों पर यात्रा की गति बढ़ाने के लिए भी कुशल नीतियां अपनाई गई। परिणाम स्वरूप जहां 2014 में टोल प्लाजा पर आपको 12 मिनट का इंतजार करना पड़ता था, वहीं 2023 में लगभग 47 सेकंड के अंदर आप किसी भी टोल प्लाजा से पार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने देश के कोने कोने तक पक्की सड़कें, रेल नेटवर्क, बिजली, पानी, अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। मार्च 2014 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता मात्र 249 गीगावाट थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिसंबर 23 तक भारत की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके
429 गीगावाट तक पहुंचाया गया है। पहले ग्रामीण इलाकों में दिन में कई घंटे तक बिजली कट जाती थी, लेकिन आज हर घर बिजली से रोशनी हो रही है। बिजली कटौती न के बराबर है। 2014 तक देश के मात्र 5 शहरों में ही मेट्रो का संचालन होता था। अब यह देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में आज 20 से अधिक शहरों में मेट्रो से लोग यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना स्पष्ट रूप से प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखता है। मित्रों, मोदी सरकार में पिछले 10 वर्षों में जिस गति से विकास की ट्रेन चली है, पूर्ववर्ती सरकारों में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का कायाकल्प कर दिया गया है। आज आधुनिक कोच, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का देश के कोने कोने में संचालन, दुर्गम से दुर्गम इलाकों में रेल कनेक्टिविटी, मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर और कवच सुरक्षा प्रणाली से दुर्घटनाओं में आई कमी जैसी उपलब्धियां मोदी सरकार के शासन और विपक्ष के कुशासन के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। 2014 तक देश में मात्र 5047 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार इसे बढ़ा करके 40,318 किलोमीटर तक पहुंचाया है और आज लगभग 94% रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। मोदी सरकार रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पहले की सरकार के मुकाबले 9 गुना अधिक है। आज़ादी के बाद 60 साल तक मेघालय को रेलवे के मानचित्र से जोड़ा नहीं गया था। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे नेटवर्क को मेघालय तक पहुंचाया। साथ ही साथ देश में मालगाड़ियों के तेज संचालन और यात्रियों के ट्रैक पर ट्रैफिक कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया गया। कोरोना के कठिन समय में, जैसा आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 24 दिनों में 58 लाख से अधिक प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला करके अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन से राजनीति में कदम रखा, उसी दिन से पूरे देश को अपने परिवार माना है और समय समय पर जरूरी निर्णय लेकर के ये साबित किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता और सोच के द्वारा देश में निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया। आज देश के चारों दिशाओं में 58 से अधिक वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को अपनी गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। पहले बड़े शहरों में लोगों को भारी ट्रैफिक और बसों में भीड़ का सामना करना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के कई शहरों में मेट्रो का परिचालन की शुरुआत की और मेट्रो रेल नेटवर्क 800 किलोमीटर तक पहुंच गया। जिस तरह एक परिवार का मुखिया सबको त्याग कर अपने परिवार के समृद्धि के दिन रात एक कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हम सबके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता रूपी अपने परिवार के लिए अथक परिश्रम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित किया है। जनता के सपने ही मोदी सरकार के संकल्प हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना करके विश्व गुरु के स्थान पर काबिज करना ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। देश को विश्व गुरु, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में सबसे अहम भूमिका आप सबको निभानी है। आपको कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाना है और श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का मौका देना है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप भाजपा को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजयी बनाएं, जिससे देश में विकास की बयार निरंतर बहती रहे। 400 सीटों में एक योगदान आपका अवश्य होना चाहिए। अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। लोकतंत्र महापर्व का आगाज हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चुनाव में न केवल हमें नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा, बल्कि यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का आखिरी मौका रहेगा। यह चुनाव महज दो पार्टियों के बीच चयन करने का चुनाव नहीं है, किंतु एक तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकते हुए एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने का स्वर्ण अवसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई और स्वतंत्र भारत की नींव गढ़ने का कार्य निभाया है। कोई कितना भी इतिहास को धूमिल करने का प्रयास करे, मगर इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने देश को ऐसी स्थिति में संभाला जब भारत देश का खजाना खाली था, एक सुई बनाने का कारखाना तक नहीं था और लोग गुलामी के सदमे से उभर तक नहीं पाए थे। वैसे हालात में देश का दशा और दिशा बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस अपने लोगों के साथ हर एक परिस्थितियों में खड़ी रही। विगत 10 साल में भारत के किसानों, युवाओं और बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी लड़ाई में शामिल रहा। कांग्रेस का न्याय पत्र महज कोई गारंटी या वारंटी नहीं है, किंतु हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक का भारत के लोगों की समस्याओं का ठोस पहल है। भाजपा की सरकार में देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को लगातार अन्याय और अपमान ही झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियां हो या विश्वविद्यालय के कैंपस, हर जगह कमजोर वर्ग के हिस्सेदारी और भागीदारी को एक साजिश के तहत खत्म की जा रही है। आए दिन भाजपा के नेता संविधान बदलने की मंशा को खुले तौर पर भी जाहिर करते देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता का आदिवासी के साथ दुर्व्यवहार करने का कलंकित दृश्य भला देश कैसे ही भूल सकता है। कमजोर वर्ग के प्रति भाजपा का यही असली चाल चरित्र और चेहरा है। महिलाओं पे बढ़ते अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कई मामलों में तो भाजपा के नेता ही अपराधी निकलते हैं और भाजपा अपराधियों को संरक्षण देते हुए भी देखी जाती है। आज जब तानाशाही सरकार इस भ्रम में है कि वह अकेले ही सबसे शक्तिशाली है और देश के लोकतंत्र को ताक में रखकर अपनी मनमानी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि वैसी सरकार को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया जाए। 2024 के चुनाव में आपका एक एक वोट इस देश के बेहतर भविष्य के लिए अत्यंत ही बहुमूल्य होने वाला है। अपने वोट को हाथ छाप पर समर्थन दे, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय स्तंभ ना केवल चंद लोगों के लिए है, किंतु इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने भारत देश से न्याय की अपेक्षा रखता है। हमारे न्याय के 5 मुख्य आधार स्तंभ हैं। युवा न्याय। वर्तमान सरकार की बीमारू नीति युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेलते जा रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर हर एक डिप्लोमा होल्डर और कॉलेज ग्रेजुएट को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए और केंद्र सरकार की 30 लाख वैकेंसी में नियुक्ति करेगी। नारी न्याय। बढ़ती हुई महंगाई महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ना तो वो कुछ बचत कर पाती है और ना ही अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाती है। कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजनाओं के तहत महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष
डीबीटी के माध्यम से गरीब परिवार को सहयोग देने का प्रतिज्ञा लेती है। किसान न्याय, किसानों का लगातार सड़क में होना देश के कृषि अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हमारे कांग्रेस की सरकार भारत की रीढ़ किसानों को न्याय का हक दिलाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा देने का वादा करती है। किसानों की पटवन की समस्याओं को निदान करने के लिए वृहद स्तर पे सोलर पैनल की व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। श्रमिक न्याय, ग्रामीण क्षेत्र में पलायन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कांग्रेस द्वारा 2005 में लाई गई मनरेगा कानून को और सशक्त बनाएंगे। मनरेगा कर्मियों की दैनिक भत्ता को बढ़ाकर 400 रुपया किया जाएगा और मनरेगा कर्मियों को बड़े निर्माण कार्यों में भी लगाया जाएगा। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य से संबंधित आशा वर्कर दोबारा से नियुक्त की जाएंगी और आंगनबाड़ी सेविकाओं की संख्या भी दुगनी की जाएगी। हिस्सेदारी न्याय, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि जिनकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वर्तमान की तानाशाही सरकार लगातार एसटी, एससी, ओबीसी को उनके अधिकारों से उपेक्षित की है। कांग्रेस की सरकार बनने पर हम देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि हमारी सरकार आरक्षित वर्ग के सभी बैकलॉग वैकेंसी भरेगी और एसटी, एससी, ओबीसी की छात्रवृत्ति निधि में बढ़त करेगी। मैं खुद एक आदिवासी महिला हूं और झारखंड के उरांव समाज से आती हूं। मुझे अत्यंत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सरकार पी पेसा के कानून को मजबूती से लागू करते हुए पारंपरिक ग्राम सभा और स्वशासन जिला परिषद का गठन करेगी। वन अधिकार कानून में लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करेगी अथवा वन अधिकार कानून 2006 और जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में ग्राम सभा के अधिकार को पूर्ण स्थापित करेगी। भाइयों और बहनों, विगत 10 साल हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा है। जिस तरह से देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक एक भारतवासी ने कांग्रेस को अपना सहयोग दिया, उसी तरह 2024 में इस देश को तानाशाही सरकार के जंजीरों से मुक्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करे और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाते हुए हमारे इंडिया प्रत्याशी को विजय बनावे। सुन, तुझे पता है यूएस और ईयू की कंबाइंड पॉपुलेशन कितनी है? मतलब मुझे क्या पता। यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा 97 करोड़ वोटर्स हैं हमारे देश में। इतने सारे वोटर्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसका सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शन। ओह माय गॉड, 10,000 फॉलोअर्स, 55 lakhs। व्हाट? 55 लाख ईवीएम मशीन्स, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस। ये है ना अमेजिंग नंबर्स। रियली? या सी यार, आई नो। हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ गए यार? छुट्टी पर है सब। क्यों? क्या करें साहब, कहाँ संभलते इतने लोग। 1 करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल्स होते हैं ड्यूटी पर हर बार, वो भी पूरी तरह से तैयार। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, देश का कोई कोना नहीं छोड़ता इलेक्शन कमीशन से, और तुमसे ये लोग नहीं समझते। क्या बात है साहब। बेटा अभी अभी तो इंडिया आए हो, आते ही कार की बुकिंग हो लग गए। हाँ भाई, कार तो बुक हो गई तेरी, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा। कम से इतने सारे कैंडिडेट्स, इतनी सारी पार्टियां, फिर भी इलेक्शन का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है, और वो भी बिना किसी दिक्कत के, है ना कमाल। और तुम कह रहे हो कि हमारे छोटे से काम के लिए और टाइम लगेगा। वो इलेक्शन कमीशन है, मैं नहीं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों,
आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व समतामूलक एवं कल्याणकारी संविधान के तहत देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों के धन बल के सहारे पर नहीं बल्कि मेहनत कर समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से ही अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ पूरे जी जान से यह चुनाव लड़ रही है ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद देश के बदले हुए हालात में केंद्र की सत्ता में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजनों का व्यापक हित व कल्याण सुनिश्चित कर सके। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेव DS4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कार्यों को अपने आजीवन त्याग तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। यही कारण है कि भारत के करोड़ों लोग आदरणीय बहन जी से प्रेरणा लेकर यहाँ जारी सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य व इस कारवां से जुड़े हुए हैं। इसका सबका लक्ष्य बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व गरीबी, महंगाई एवं बेरोजगारी आदि दूर करने वाली आर्थिक तरक्की के तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं और फिर यह उपेक्षित समाज अंत में शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा से मुक्त होकर लेने वाले से देने वाले समाज की ओर अग्रसर होता है, जो समतामूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के इस निर्माण कार्य में लगाना है ताकि वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारों की चल रही गलत नीतियों व गलत कार्यप्रणाली आदि के कारण यहाँ खासकर अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं आदि की जो दयनीय स्थिति है वह अति दुखद माहौल है, उससे कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं। जबकि समाज के सबसे गरीब एवं पिछड़े लोगों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इसके मुख्य कारण है कि शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विशेषकर सरकारी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से की है, उसको लगभग निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है। उनकी भर्ती के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं, फिर भी बैकलॉग की भर्ती न करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार केवल सामाजिक जुल्म जाति ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातिवादी द्वेष व भेदभाव होना आम बात है।
लेकिन इसकी आलोचना करते रहने का समय अब नहीं है, बल्कि अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए इन्हें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी सक्रिय व प्रभावी हिस्सेदारी के जरिए सत्ता में अपनी ईमानदार व मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तभी प्रगति का मार्ग यहाँ आगे बढ़ेगा। जैसा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के मामले में बेहतरीन सरकार कई बार दी है तथा जिसकी याद लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ताज़ा भी है। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की यह विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती अर्थात बहुमूल्य है। आपका कोई वोट खरीदा ना जा सके, कोई वोट लूटा ना जा सके, कोई वोट पड़ने से रह ना जाए। अर्थात कुल मिलाकर देश के लोकतंत्र व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान की रक्षा पूरे जी जान व अपने हर वोट की शक्ति से करनी है। अंत में अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, भारत में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बामसेफ, DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को सत सत नमन करने के साथ ही भारत के समस्त महान मतदाताओं से पुरजोर अपील है कि वह बहुजन समाज पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में BSP के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मंजुला, ठाकुर जी, परवेज, सुरेश और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफ़र ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने।